अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे आज़म चौधरी साहब, फ़ारूक हमीद खान साहब, फैसल शकील साहब और सना मिर्ज़ा साहिबा। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सियासी सरगर्मी दरअसल सिर्फ एक हल्ला गुल्ला नहीं बल्कि शऊर और एहसास का फैलाव भी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इस एहसास और शऊर की बात नहीं की जाती, बल्कि इक़्तिदार की ख्वाहिश के साथ बयानात कलमबंद करवाए जाते हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कहा, उस हवाले से मैं आपके सामने रख देती हूँ उनके बयानात। वो कह रहे हैं कि माजी से हमने कुछ नहीं सीखा, इसलिए मुल्क का ये हाल हो चुका है। मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा, सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की, 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका, अब ओहदे का लालच नहीं है। हमारे दौर में भारत के 2 वज़राए आज़म पाकिस्तान आए थे, मगर हमने किसी मुल्क से कभी पैसा नहीं मांगा। अमेरिका से 5 अरब डॉलर की ऑफर ठुकराकर एटमी धमाके करने वाले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया। दूसरी जानिब मरियम नवाज भी नवाज शरीफ की सियासत को प्रमोट करने के लिए नवाज शरीफ की मरी से मोहब्बत के दावे भी कर रही हैं। और अता तारड़ साहब भी खुलकर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की राह में जो रुकावटें थीं वो अब दूर हो चुकी हैं। सवाल हमारा इससे जुड़ा ये है कि जो रुकावटें थीं, इसे दूर करने की यकीन दहानी आखिर करवा कौन रहा है? आज़म साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना। देखिए, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मियाँ साहब हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरीज जो है वो सुनाते रहते हैं। मियाँ साहब से तो ये कौम तवक्को कर रही थी कि अभी जब लंदन से वापस आ रहे हैं तो मियाँ साहब कोई ऐसा प्लान लेके आएंगे कि जिससे पाकिस्तान इस मुआशी और सियासी बहरान से बाहर निकलेगा। आगे की बात करें, वो पीछे की बातें कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब अब देखें ना, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे, उससे पहले वज़ीर ख़जाना रहे। मियाँ साहब ने जो 3-4 दहाइयों 3.5 दहाई की जो उन्होंने सियासत की है, 4 दहाई हो गई ऑलमोस्ट, मियाँ साहब उसके माजी की स्टोरियाँ सुनाते हैं। लेकिन जब मुआशी प्लान की बात आई, जब पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने की बात आई, तो मियाँ साहब ने चंद दिन पहले एक प्लान दिया कि जी हम इंडस्ट्री लगाने वालों से ये नहीं पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ये वाला प्लान भी वो साबका हुकूमत का, पीटीआई गवर्नमेंट का था। उनकी एमएसटी स्कीम थी जो इंडस्ट्री के लिए उन्होंने दी, लेकिन उससे पहले अदम एतमाद हो गया, उनके अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद उस पर इम्प्लीमेंट ना हुआ। मियाँ साहब ने खुद कौन सा ऐसा प्लान दिया है जिससे मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है? अब आज की जो उनकी गुफ्तगू, उसमें तो मुझे थोड़ा सा शिकवे शिकायतें भी नजर समझ आई हैं कि मियाँ साहब शायद अब कुछ थोड़ा सा जो उनको उम्मीद थी, वो उम्मीद शायद मियाँ साहब की पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, मियाँ साहब ने एक टैग भी ले लिया लाडला का। अब मियाँ साहब के अपने जो अलाई रहे हैं 16 महीने पीडीएम हुकूमत में, वो उन्होंने मियाँ साहब को एक टैग लाइन दे दी। अब मियाँ साहब उससे भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। मियाँ साहब जो है वो मुआशी प्लान भी नहीं दे पा रहे। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को खुद आगे कोई फ्यूचर के अंदर कोई बेहतर सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और वो थोड़ा सा मायूसी का इजहार करते हुए मुझे नजर आए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो कतरी खत्म मेरे ख्याल से वो भूल गए। अब ये फील्ड अपार्टमेंट्स की इसके लिए नहीं सामने आ सकी, उसको वो भूल गए। इसके लिए हमें लंबी चौड़ी डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। मियाँ साहब ने जो 4-5 इलेक्शन लड़े हैं, सिर्फ उनके मैनिफेस्टो उनके सामने रख देते हैं। आपने जो मैनिफेस्टो इस कौम को दिए थे अपने इंतखाबी, उसके ऊपर किस हद तक अमल किया है? तो सबसे बड़ा झूठ तो ये मैनिफेस्टो होते हैं जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए देती हैं सियासी पार्टियां, लेकिन किसी मैनिफेस्टो पे अमल नहीं होता। अब जब वो बात करते हैं, हमेशा अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं। मोटरवेज दी आजम साहब, तो डेवलपमेंट किसी और पार्टी ने थोड़ी दी मोटरवेज इंट्रोड्यूस करें। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सिर्फ उन्होंने ये बताना है कि ये सड़क बनाई थी, ये पुल बनाया था, ये क्या उन्होंने कोई पॉलिसी की कभी बात की है कि इस मुल्क के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है जिस पे ये मुल्क चलेगा तो ये आगे तरक्की करेगा? पाकिस्तान से बाद जो रियासतें आज़ाद हुई, उन्होंने वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई और रियासतों को मजबूत किया। उन पॉलिसीज़ पे चल के आज वो रियासतें तरक्की की मनाजिल तय करते हुए हमसे कितना आगे निकल गई हैं। और हम आज भी ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कभी IMF से पैसे लेके उस पर लगा रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पैसे लगा रहे हैं, कभी चाइना के CPEC के पैसे लगा रहे हैं। भाई, हमारी ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसपे हमारी मुआशत वो मुश्किल बुनियादों पर वो कम से कम इन सियासी जो झंझट है इससे बाहर निकले और मुल्क अपने राइट ट्रैक पर आए? उसके लिए पॉलिसीज की जरूरत होती है। सड़कें खुद बन जाती हैं,
पुल खुद ब खुद बन जाते हैं जब पॉलिसियां आपकी मजबूत होंगी तो। ठीक है, चलें मैं फ़ारूक साहब से पूछ लेती हूँ अगला सवाल। फ़ारूक साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी तक अपनी जितनी भी बात करते हैं, कारकर्दगी गिनवाते हैं इमरान खान की हुकूमत से पहले की, 2018 से पहले का जो दौर था वो गिनवाते हैं कि जी बहुत अच्छा था, उस वक्त जो गरीब बाप है वो अपनी बेटी का जहेज़ भी बना लिया करता था, जो डॉलर है 104 रुपये का था, मईशत बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन हमें बार बार निकाल कर मुल्क को इस नहज पर लाया गया। ये 16 माह को जो है ना वो बेसिकली बीच में से काट देते हैं। जो 16 माह उनके भाई की हुकूमत थी, कारकर्दगी तो नून लीग की थी ना, लंदन में बैठकर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज तो नवाज शरीफ ही डिज़ाइन किया करते थे, तो इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इन लाइट नोट कहूंगा, गुड टू सी मियां नवाज शरीफ साहब इन मरी। देखें कहाँ वो एमएनपी में थे 4 साल, अब कई मरतबा वो मरी में है, और मरी में उनकी बड़ी फेवरेट जगह आपको मालूम है, जब वो प्राइम मिनिस्टर होते थे तो तकरीबन हर वीकेंड वो मरी में जाते थे। हाँ, उनकी तो बेटी ने भी बताया कितनी कितनी फेवरेट जगह है वो उन लोगों के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी। और एंजॉयिंग लाइफ इन मरी। अब अगला बात जो आप कह रहे हैं, देखिए ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इस ताप्ती पुल की तमाम टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने आप इसको इलेक्शन कैंपेन बोले, आप पॉलिटिकल गिमिक बोले, इलेक्शन गिमिक्स बोले, लेकिन उनको आप रोक नहीं सकते। उनको आप इतना स्पेस दें कि वो जो चाहेंगे, अपनी तारीफ, जाती तारीफ हो या उनकी माजी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स हो, वो करेंगे, और हमें वो सुनना भी चाहिए, क्योंकि हमें जिस मैंने कहा कि पॉलिटिकल कैंपेन 10 हफ्ते तो रह गए इलेक्शन में। तो देखें ये बात, इसमें शक नहीं है कि 16 महीने की कारकर्दगी में जो हालात खराब हुए, इकोनॉमी के डिफॉल्ट वाले मामला, जो कीमतें बढ़ी हैं और जो लोगों को परेशानी हुई, ये चीजें नेगेटिव होती हैं। कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी इलेक्शन कैंपेन में खुद कभी उसका जिक्र नहीं करेंगे, वो उसको पॉजिटिव तरीके से इसलिए मेंशन कर रहे हैं एक तरीके से कि जनाब हमने मुल्क को डिफॉल्ट के नहज पे आया था, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अब टेक्निकली स्पीकिंग और ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात तो सही है, ये तो हुआ कि 16 महीने में मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया, चाहे जैसा भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, डिफॉल्ट से तो मुल्क बच गया। नंबर 1, ये वही बात है कि मियां साहब ने वो हमेशा क्रेडिट देते हैं, 28 मई 1999 को हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए पाकिस्तान में और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। मैं समझता हूँ काम तो सारा फौज ने किया, सारा काम फौज ने करवाया, सुपरविजन, उसका कॉन्डक्ट तमाम। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब 28 में 99 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो लिहाजा जो भी हेड होता है क्रेडिट को उसको वो क्रेडिट लेंगे, जस्टिफाइड। और ये भी बात सही, लेकिन फारूक साहब ये बटन दबाने का क्रेडिट है बेसिकली, जो नवाज शरीफ साहब आज तक इस क्रेडिट को कैश करा रहे हैं। नहीं देखे ना, मैं वही बात कह रहा हूँ, वो की गुड लक है ना, काम करने वाले और थे। प्लानिंग जनरल अयूब खान, जनरल जिया के दौर में फौज वाज इंचार्ज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब एक्सप्लोजन करने वाले दिन आया, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, चाहे बेशक बड़ी है वो नेगेटिव, वो ऐसी खबरें भी आती हैं कि जी ये ज्यादा खुश नहीं थे, ये तो नहीं चाहते थे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा था कि एक्सप्लोजन हो गए एंड ही वाज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ही गेट्स द क्रेडिट। लेकिन फिर एक बात है कि उन एक्सप्लोजन के बाद मुल्क बचाओ, मुल्क वालों, आदमी साहब जानते हैं वो भी हुआ, फॉरेन करेंसी अकाउंट भी फ्रीज हुए, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगी, फिर वो दौर भी आया। और ये बात सही है कि इनके 2013 से 18 के दौर में ये बात सही है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही थी कीमतों के हवाले से। बाकी ये जो ओवरऑल प्राइसेस, पेट्रोल की कीमतें, चीनी की कीमतें वगैरह वगैरह, तो बाद में फिर मसाइल शुरू हुए। नो डाउट कोरोना सबसे बड़ा मसला तो कोरोना, बिल्कुल बिल्कुल फारूक साहब, हाँ कोरोना भी तो मसला था। आप पेश दें कि पॉलिटिकल लीडरशिप कि वो अपनी अचीवमेंट्स को पोर्ट्रे करेंगे, चाहे वो ट्विस्ट करें, चाहे वो डिस्टॉर्ट करें, भाई ये उनका पॉलिटिकल हक है और हमें उनको ये स्पेस देनी चाहिए। ठीक है सना, मैं आपसे सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं ऐसी नवाज शरीफ साहब की जो आज मरी ने उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स में बैठकर की हैं, उस पर सिर्फ आप रोशनी डालिएगा। एक वो ये कह रहे हैं कि मैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी ओहदे का मुझे लालच नहीं है, और दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दौर में किसी मुल्क से पैसा नहीं मांगा गया था। बस इस पर रोशनी डाल दीजिए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो रोशनी डाली नहीं जा सकती है। ये तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी कहा गया था कि हमने कशकोल तोड़ दिया। आज मुशर्रफ साहब को कितने लोग याद करते हैं और उनके हक में दुआएं देते हैं, मुझे गिन के बता दें कितने लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट तो फिर आमराना अदवार को देना चाहिए, जिसमें इकोनॉमीज बेहतर हुई, चाहे जिस तरह भी हुई, आर्टिफिशियली हुई या रियल हुई, लेकिन बेहतर हुई।
पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब मरी क्यों जाते हैं, अगर आप उनके अंदरूनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से पूछें तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की इमोशनल एसोसिएशन है मरी के साथ और वो इसलिए वहां वक्त गुजारना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो इस तरीके से, जिस तरह वो लोगों से मिल रहे हैं और जिस पेस के साथ वो मिल रहे हैं, क्या उस तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन में जा सकते हैं? उनको तो पता है कि उनको इलेक्शन में कितनी कामयाबी मिलनी है, तो इसलिए ना नून लीग के अंदर वो स्पार्क है, ना ही वो आग मौजूद है कि वो इलेक्शन कैंपेन में उतरे, अपने लिए जलसे करें, इंतखाबी मुहिम करें। हम जलसों पे क्यों नहीं जाते? हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल्कुल एक ट्रक की बत्ती की कॉर्नर मीटिंग्स जो है करनी या कन्वेंशंस करने शुरू कर दिए। हम जलसों पे क्यों नहीं जा रहे? मतलब इलेक्शंस में टाइम कितना रह गया है? लेकिन इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज दोनों साइड्स की जो है, जिन्होंने हारना है उन्होंने भी और जिन्होंने जीतना है उन्होंने भी, दोनों को पता है कि किसने जीतना है किसने हारना है। इसलिए वो एनर्जी, वो स्पार्क मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन में सिर्फ कंटेस्ट करने की इजाजत दे दें, उसके बाद आप देखिएगा कि इलेक्शन का माहौल कैसे तब्दील होता है। ये अलग एक डिबेट है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब होने देना है या नहीं देना है, लेकिन आप कंपटीशन तो पैदा करें। आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर या कम से कम 90% लीडर्स ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई के जो चेयरमैन है उनको आप कम से कम जेल से बाहर लाएं। मैं ये नहीं कहती कि उनको जेल से बाहर ना लाएं, लेकिन असल बात यह है कि मुकाबले की फजा पैदा हो। मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी इलेक्शन के मोड में नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। आपने जो भी स्टेटमेंट्स का हवाला दिया, मैं उस पर इसलिए नहीं आऊंगी कि मेरी नजर में इन स्टेटमेंट्स की कोई अहमियत नहीं है। ये जो अदवार थे नून लीग के, उसमें इसहाक डार साहब के पास इकोनॉमी की बागडोर थी, उन्होंने जो भी रॉकेट साइंस चलाई, वो जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें उन्होंने आने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि वो सब कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आप चले किनके फुटप्रिंट्स पे? आप मिफ्ता इस्माइल साहब के फुटप्रिंट्स पे चले, लेकिन आपने उनको क्रेडिट नहीं लेने दिया कि मिफ्ता साहब सही बात कर रहे थे। मिफ्ता साहब ने उनके लिए भी मसला खड़ा कर दिया जी। 300 से नीचे होना चाहिए पेट्रोल, ये होना चाहिए, लेकिन उस वक्त आपने कहा तो हो ही नहीं सकता। इवेंचुअली कुछ हफ्तों बाद आपको तब वही करना पड़ा। मान लें कि मिफ्ता साहब इकोनॉमिस्ट हैं और आप नहीं हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये समझ लेना चाहिए। लेकिन डार साहब ने जो भी किया, जिस पोजीशन पे किया, मैं उसकी बैकग्राउंड में इसलिए नहीं जाती कि पीटीआई ने जो बोया वो डार साहब या नून लीग या पीडीएम की हुकूमत ने काटा, लेकिन रियलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो डार साहब ने चाहकर भी वो चीजें वो नहीं कर सके जो बातें वो कर रहे थे कि हम जूते की नोक पर आईएमएफ को रखते हैं। आईएमएफ कौन हमें होता है ये बताने वाला, लेकिन आपको इवेंचुअली वो करना पड़ा क्योंकि पीटीआई जो आपके लिए गड़ा खोद कर गई थी, आपने उसी में गिरना था। बात सिर्फ यह है कि क्रेडिट उसका इसलिए नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं क्योंकि उन अदवार में पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरऑल बेहतर हुई, रीजन की इकोनॉमी बेहतर हुई, इसलिए पाकिस्तान को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। उन सालों में पूरे इस रीजन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, चाइना ने बिल्डअप किया, इंडिया ने बिल्डअप किया, पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिला। फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा था उससे भी बहुत सा फायदा पाकिस्तान को हुआ। लेकिन अब जो हुकूमत डिलीवर करके परफॉर्म करेगी, मेरा ख्याल में वही असल टीम होगी। अफसोस की बात यह है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपनी टीम बनाई हो कि ये इकोनॉमी को देखेगा, ये इंडस्ट्रीज को देखेगा, या ये डिफेंस को देखेगा, या ये फॉरेन अफेयर्स को देखेगा। मुझे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसने ये प्लान किया हो। हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतने उलझ चुके हैं कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जा ही नहीं रहे। हम यही नहीं देख रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है, इंडिया क्या कुछ कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, वो ममालिक उनको भी छोड़ने चले। ये तो मैं बहुत बड़े बड़े मुल्कों का नाम ले रही हूँ। बांग्लादेश ने किस तरह टेक्सटाइल से अपने आप को बेहतर किया है, हम इसी के ऊपर बात कर लें। हम इंडोनेशिया को देख लें, किसी एक मॉडल को तो फॉलो कर लें। आज अफगानिस्तान, जिसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, वो अपने मुल्क में आर्टिफिशियल नहर बना रहा है पूरी, ताकि अपने मुल्क को बेहतर कर सके। मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट करें जो कि तालिबान है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग कहाँ है? तो इससे अंदाजा लगा लें कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने किसके खिलाफ केस बनाना है, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी अवाम में शऊर है या नहीं भी है, या हमारी अवाम बाशऊर रह नहीं जाती। अवाम तो किसी खेत की मूली नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता अवाम के ऊपर हम बात क्यों करते हैं। हमें बात करनी चाहिए कि इदारे क्या करते हैं और हुकूमतें क्या करती हैं और सियासी जमातें क्या करती हैं। बस ये 3 पैरामीटर्स हैं, और बीच में कहीं अदलिया भी अपनी टांग जरूर अड़ाती है। तो आई थिंक इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं है जिसके ऊपर चौथी है ना, मीडिया भी है, बिल्कुल बाहर खड़े हैं। मीडिया भी है जो इन सबको अच्छा कैसे करके दिखाना है वो सामने। कमेंट करूंगी, मीडिया आजकल सिर्फ पेड इंटरव्यूज कर रहा है। वो पेड है या नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी बस ये एग्जैक्टली मेरे अल्फाज आपने छीन लिए। फैसल साहब, मैं आप ही से सवाल कर लेती हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। 3 बार के वज़ीर आज़म को एक दूसरे मुल्क का कामा रखने की क्या ज़रूरत पेश आ रही थी? इस पर इस तरह रोशनी डाल दीजिए आप। आज का सबसे बड़ा झूठ ही यही है
कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मैं बात करूँ आपको नवाज शरीफ साहब के, ये हिफ्ज़ हो गए यहाँ पर ना, सभी बच्चों को भी और कौम को भी हिफ्ज़ हो गए कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने एटम बम बनाया, एटम बम उन्होंने जो धमाका किया एटम बम बना के, उसका आप देख लें डॉक्टर अब्दुल कदीर यूट्यूब पर जाए, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर कहते हैं कि ये पटाखा नहीं फोड़ सकते थे, उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पर ये धमाके हुए। अच्छा, कौम आपका धमाका कर देगी। जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने थरकोल की बात की, कोयले की बात की, तो उसमें मुराद अली शाह जो वज़ीर आला साबिक़ हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने तो बंद करवाया था वो। और आज जरदारी साहब का भी यही बयान है कि वो तो हमने शुरू करवाया था। तो झूठ जरदारी साहब बोल रहे हैं, मुराद अली शाह बोल रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो थरकोल के 4 कारखाने बिजली के लगे हैं, उसमें से 3 के इफ्तिताह बिलावल ने किए। ये तो हमारा क्रेडिट है, हमने किया है। और 18वीं तरमीम आने के बाद हमने ये थरकोल का मंसूबा मुकम्मल कराया। इन्होंने तो भगा दिया था, ख़त्म करा दिया था, वो तमाम चीज़ें रुकावटें डाली थी इस मंसूबे के लिए। तो हकीकत और सच जो है वो सामने आ जाता है, रिकॉर्ड देखा जाए और बयानात देखे जाए। ये असल मसला ये है कि इनके पास जो है वो अपना आइंदा लाएअमल नहीं, अपना आइंदा का मंशूर नहीं है कि हमें करना क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हम किस तरह से अपनी जो है इकॉनमी को आगे लेके जाएं, किस तरह से जो है वो गरीबों की मुश्किलात हल करें। ये वही पुराना रोना रोते रहते हैं कि वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे जो है वो तलवार के ज़ोर पर निकाल दिया गया और मैंने जो है वो ये काम किया कि मुल्क को जो है वो निकाला। 16 महीने की कारकर्दगी कहाँ है? जो आपकी हुकूमत थी, आपके भाई वज़ीर आला थे, वो कहाँ से कहाँ ले गए इस मुल्क को? वो फारूक हमीद साहब ने आपको बताया तो है कि उसमें अच्छे काम कितने थे, डिफॉल्ट तो नहीं होने दिया ना कम से कम मुल्क को। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नहीं होने दिया, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि मुल्क के हालात क्या कर दिए। तो फिर ये भी बताएं ना, 16 महीने के दौरान आपने जो है वो कारनामे, वो 16 महीने नहीं, वो 3 साल पुराने याद कर रहे हैं। ये 16 महीने तो बिल्कुल गायब कर दिए ना, ये तो है ही नहीं, आंखें बंद कर ली। वो तो बस वैसे ट्रायल था ना। तो असल मसला जो है ना, वो असल मसला यही है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो मिल गया है मौका, और उनको वो बता दिया गया है, सिग्नल मिल गया है कि अगले जो है वो प्राइम मिनिस्टर वही होंगे। तो इसलिए वो उन्होंने जो है वो कल गाड़ी चला के दिखाई अपनी कि मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ, आज वॉक करके दिखाई कि मैं वॉक भी कर सकता हूँ, बातें वगैरह भी कर रहे हैं। तो बताया है कि मैं जो है वो तंदुरुस्त हो गया हूँ और अब जो है वो फारूक साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फारूक साहब की मैं बात सुन लूँ जरा। फैसल साहब जी, फारूक साहब देखें, आप इतना इस बात को अप्रिशिएट करें कि इस वक्त वो कैसे गाड़ी अच्छी चलाते हैं, से एक फीलिंग गुड वाली जो है ना वो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं। फीलिंग गुड के एक तो आगे केसेस में जो सूरत हाल डेवलप ऑन ग्राउंड हो रही है, लाइकली वो केसेस में भी उनके मामला ठीक हो जाएंगे। और फिर अगर वो इलेक्शन पे भी उसके बाद गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो इट्स टोटल गुडी सिचुएशन फॉर हिम। तो यही वजह है कि अब आपको उनकी तरफ से बड़े अच्छे अच्छे बयान भी आएंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो पीएमएलए, देखिए ये जो बयानिया है डिफॉल्ट वाला, ये अब एक सेकंड परमानेंट बयानिया बन गया है पीएमएलए का फॉर ऑल टाइम्स को कम। देखिए, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अपनी सियासत खराब करती, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए ये काम किया। जिस तरह सियासत को नहीं, रियासत को बचाया। की बात करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आगे देखना है कि एक्टिव कैंपेनिंग क्या करते हैं, किस हद तक नवाज शरीफ साहब एक्टिव कैंपेनिंग की तरफ जो है कि किस तरह अवामी नुमाइंदा बनकर उतरते हैं अवाम में और कितना अवाम में मकबूल होते हैं। तो अभी तो चैलेंज यही है। फारूक साहब, मैं देता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि कम से कम वो जीत भी गए, चित्राल भी गए, सिंध में भी अवाम में उतर रहे हैं, अवाम में निकल रहे हैं और एग्रेसिव, और ये मान भी रहे हैं कि हाँ मेरी उर्दू ठीक नहीं है। बेशक ठीक। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है फारूक साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इलेक्शन से माइनस करने का एक और फार्मूला तैयार कर लिया गया है। इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी 2024 को तय है। 77 दिन बाद इलेक्शन का मैदान जो कि सजेगा। इलेक्शन प्रोग्राम 54 दिन का होता है। इलेक्शन की तारीख देने के बाद इलेक्शन कमीशन को 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान भी करना होता है, जो कि आज कल में होना भी चाहिए था। मगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम शुरू करने के बजाय एक नई सियासी बहस छेड़ दी है और आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर पीटीआई ने 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान ही उनसे छीन लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को बैरिस्टर गोहर खान ने जवाब दिया कि बल्ले का निशान भी रहेगा और चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन भी लड़ेंगे। मगर अब ये कहा जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला सिर्फ तहरीके इंसाफ के लिए दर्द सर बनकर सामने आएगा और इससे निकलेगा कुछ नहीं। तो आजम साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि वाकई इमरान खान को माइनस किया जा सकेगा? सबसे पहले सना मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, आप मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कौन से ऐसे आखिरी हुए जो आपको याद होंगे? बिल्कुल नहीं हुए। आप बिलावल हमें- साहब की तकर्री देख लीजिए, हमें सिर्फ मरियम नवाज इतना- साहिबा की तकर्री देख लीजिए। जी, हमें सिर्फ जरूरत ही इतना पेश पता नहीं है मरियम साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर लगा दिया गया था, ऐसे ही- शहबाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बना दिया गया था, बिलावल साहब को चेयरमैन बना दिया चेयरमैन गया बना था। दिया, बेशक। हमें तो ये नहीं पता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब और कैसे हुए इन पार्टियों के अंदर। और बेज़ाब्तगियां भी होना तो दूर की अब बात है। देखें कि इंतखाबात सर पे हैं। जी, आप इंतखाबात से 1.5 माह 2 माह पहले आप कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर आपने इस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक मियाँ बीवी पीटीआई के प्रोटेस्ट करने आते हैं फ़लस्तीन के लिए, पुलिस उनको उठा के ले जाती है। ये काना के अंदर एक वकील साहब पहाड़ थे, वो एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त लेते हैं डीसी से। लाहौर आधे लाहौर की पुलिस जो है वहाँ पे छापा मार के 20-25 लोगों के लिए, मेरा हाल है कुछ 100 के करीब वहाँ पे बंदे जाते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। 4 दिन पहले की बात है, मनसेरा के अंदर और एबटाबाद के अंदर और चारसदा के अंदर वहाँ पे छोटी छोटी मीटिंग्स के ऊपर छापे मारे गए हैं। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए पीटीआई के वर्कर इकट्ठे होंगे हाँ। तो उनको किसी ने वहाँ पे खड़े होने देना है तो वो इंतखाब लड़ेंगे ना, या इंतखाब में वोट डालेंगे। उनको तो पुलिस उठाने के लिए पहले तैयार बैठी होगी। तो भाई आप वैसे ही उनको कह दो कि आपकी पार्टी को इजाजत नहीं है। ये तो हीले बहाने से एक पार्टी को बाहर रखने का एक तरीकाकार है कि अगर पीटीआई के वर्कर इकट्ठे हो गए इंट्रा पार्टी के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर नहीं इकट्ठे होते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते, तो पार्टी को नाअहल कर दिया जाएगा, बल्ले का निशान बैलेट पेपर से वो खत्म कर दिया जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये तो सीधा 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 नजर आ रहा है कि इसके अंदर कौन से ऐसे अजाइम है। क्योंकि अगर तो बाकी जो 2 बड़ी पार्टियां इलेक्शन में जा रही हैं, उन्होंने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे करवाए हैं, ऐसी कोई उनका अच्छा ट्रेंड माजी सेट के किया अंदर है तो फिर वो करे ना। माजी बिल्कुल, के दूसरी अंदर जमातों के लिए भी यही पीटीआई होना का चाहिए, हमें इलेक्शन याद कमीशन है, हमें पीटीआई का याद है कि पीटीआई ने बकायदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। जी। दूसरा हमें जमात इस्लामी का याद है कि उसके अंदर एक सिस्टम मौजूद है, वो इंट्रा पार्टी उनके इलेक्शन होते हैं और वो उनका इंतखाब होता है। वो कह रहे हैं ना दस्तावेजात दुरुस्त नहीं है, बेज़ाब्तगियां इसमें। इन बड़ी पार्टियों में तो आज तक हमने सिलेक्शन ही देखी है, इंतखाब तो देखा ही नहीं हाँ है। जी। तो लिहाजा ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक जमात को दीवार से लगाने के लिए वो तैयार कर रखे हैं ताकि उसको इंतखाबी अमल में शामिल ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर वो जमात इंतखाबी अमल में आती है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सना मिर्जा साहबा कह रही थी कि किस बयानिए के साथ इन्होंने जाना है वोट मांगने के लिए, क्योंकि वो उनकी ना बॉडी लैंग्वेज ना उनकी पार्टी की कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आ रही है कि वो इंतखाबी सियासत में है। वो तो बड़े सॉफ्ट मोड के अंदर वो सैरें कर रहे हैं, फिर रहे और हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। असल में उनको पता है कि उनको कहीं और से आशीर्वाद है। उन्होंने अवामी उसके ऊपर बैलेट के ऊपर ना उन्होंने मुंतखब होना है, इसलिए अवामी राबता मुहिम की जरूरत ही नहीं है। वो किसी और उम्मीद पे बैठे हैं। तो लिहाजा अगर ये पार्टी उनके सामने आ गई तो मेरा हाल है कि पीडीएम हुकूमत की जितनी अलाई पार्टियां हैं सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी। इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उसको इस इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाए। और मुझे अफसोस है इन निगरान हुकूमतों के ऊपर जिनका काम है कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, और वो निगरान हुकूमतें भी इस हवाले से एक उनके अंदर वो उस किस्म की इम्पार्शलिटी वो नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर 20 दिन दिए हैं तो निगरान हुकूमतों का काम है कि फिर उनको इलेक्शन करवाने दें, ना कि वहाँ पे पुलिस भेज के उनको गिरफ्तारियां करवाएं और उनको डराएं धमकाएं कि ताकि वो इंतखाबी अमल में ना आए। ठीक है,
सना मिर्जा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से पीटीआई के लिए ये पॉजिटिव रिस्पांस भी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? उनके लिए अवाम में उतरना और इस तरह से कॉर्नर मीटिंग्स करना, अवामी राबता मुहिम चलाना ज़रा आसान हो जाएगा अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? नहीं, मेरे ख्याल है कि आजम साहब ने बहुत अच्छी इसकी जो एक तरह से सिनेरियो है इसको एक्सप्लेन किया है। इसमें मैं सिर्फ एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगी। वो ये कि देखिए, हमने, आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ये खबर भी आई थी कि नून लीग के अंदर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे और काफी टाइम पहले के हुए थे, लेकिन आई थिंक उस खबर को हमने इतना ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया और उसको इतना स्पेस भी नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो भी जाते हैं, जो चले इलेक्शन कमीशन की एक जरूरत है, तो इसके ऊपर आई थिंक इतना बड़ा वाविला खड़ा करना नहीं बनता। लेकिन जब एक जमात के ऊपर बुरा वक्त आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी हर अदा आपको बुरी लगने लगती है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाना भी उसकी तरह एक तरह से नुकसान में जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर इस वक्त पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा भी दे, तब भी उसके बावजूद उनके पास लीडरशिप कहाँ है? तकरीबन ऑलमोस्ट 200 के करीब लोग तो ऐसे हैं जिनको वकील हैं, जिनको ये सुनने में आ रहा है कि टिकट दिए जा रहे हैं। आजम साहब खुद लाहौर में बैठे, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्रॉस लग जाता है, क्रॉस लगा दिया जाता है, तो उसके बाद उसके मसाइल दर मसाइल दरपेश होते हैं। ये जरूर है, मैं समझती हूँ कि इसमें पीटीआई को थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए। और मेरा अपना अदना सा ख्याल ये है कि इस वक्त पीटीआई जिस फेज से गुजर रही है ना, वो इससे अगर सही मायनों में गुजर गई तो एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी बनकर निकलेगी। मेरी नजर में अगर पीटीआई का वोटर है तो चाहे बल्ले का निशान हो ना हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पीटीआई को पार्लियामेंट में स्पेस देना है नून लीग को प्रेशराइज कराने के लिए, तो इन एनी केस वो चाहे बल्ला हो चाहे हवाई जहाज हो, वो उसको उतना हिस्सा दे के पार्लियामेंट में लाएंगे। और अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपने पीटीआई को नहीं आने देना, तो चाहे वो कोई भी निशान के साथ आ जाए, या तो उसका कैंडिडेट कंटेस्ट ही नहीं कर सकेगा, या फिर अगर उसने कंटेस्ट किया भी तो वो जीत नहीं सकेगा। तो आई थिंक इस चीज को हमें इतना ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहिए कि एक ऐसा मसला जब पार्टी की अपनी सेकंड टियर लीडरशिप मौजूद नहीं है, थर्ड टियर पर आप चले गए हैं और वो भी ऐसी है जो कि ना होने के बराबर है। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना ऐसा होगा कि आप वकीलों की एक फौज मंजर यहां पर ले आएंगे, क्योंकि इसके अलावा इस वक्त इस स्टेज के ऊपर पीटीआई को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर हमें थोड़ी सी बात जरूर कर लेनी चाहिए। ये एक ऐसा इदारा है जो मेरा ख्याल है जब से बना है तब से कंट्रोवर्शियल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों नहीं, महीनों से ये डिस्कशन हो रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या इन्होंने ये तकलीफ की कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलाएं या जेयूआईफे को बुलाएं, जिन्होंने ये कहा था कि जी हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर हमें साइड लाइन किया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। किसको ये मैसेज दे रहे थे? तो कम से कम इन्होंने उन पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछा कि आप ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको क्या एतराज है? नून लीग ने तो चले खामोशी इख्तियार की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ये कर सकता है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर बिलावल साहब ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो जरदारी साहब कहते हैं जी हमें इलेक्शन कमीशन पे भरपूर एतमाद है। यानी आप एक हाथ से थप्पड़ भी लगाते हैं, दूसरे हाथ से आप प्यार भी करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि खुद इलेक्शन कमीशन बाद में रिस्पॉन्सिबल है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज को सख्त स्टांस लेना चाहिए कि अगर इन इलेक्शंस में ये कुछ हुआ तो हम इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करेंगे तो फिर वो ऐसी खामियां दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी निकालेगी। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रही हैं। कितने लोगों के जो असासजात हैं या जो डिक्लेरेशंस हैं वो शायद पूरे नहीं हो, मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज है ना, अभी तो एतराजात सुनने उन्होंने शुरू किए हैं। तो आई थिंक ये बहुत समझना जरूरी है कि हमारी पार्टीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैंने जैसे पिछले जवाब में कहा था कि तमाम सियासी जमातें हाफ हार्टेडली कंटेस्ट कर रही हैं, अगर वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी ही पूरी कर दें तो शायद इलेक्शन कमीशन बहालत मजबूरी वो काम कर लेगा जो वो अभी तक नहीं कर रहा है। ठीक, सना पॉइंट आपका क्लियर है। फारूक साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इमरान खान के अलावा पीटीआई के पास कोई ऑप्शन है? नहीं, देखें इस वक्त ओवरऑल तो पार्टी बड़े ज़ेर ताब है। उनकी मेन लीडरशिप जो है इंक्लूडिंग देयर पार्टी चेयरमैन वो इस वक्त जेल में है और अभी तक तो एक केस में शायद उनको सेंटेंस हुआ है और बाकी तो ये केसेस लगता है कि कुछ मंतकी यहाँ तक पहुंच रहे हैं। जो मुझे नजर आ रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर कुछ एक दो और केसेस जो है वो भी फाइनलाइज हो जाएंगे। तो उस वक्त सही सिचुएशन इमर्ज होगी कि क्या वो क्वालिफाइड हैं इलेक्शन अपना कंटेस्ट करने के लिए या नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पहली बात तो यह है कि मोहतरम इलेक्शन कमीशन, इनको भी हम हमेशा सारी उम्र याद रखेंगे जब तक हम जिंदा हैं और आने वाली जनरेशन भी, कि पहली शायद गालिब इलेक्शन कमीशन है जो 90 दिन में आइन के तहत इलेक्शन नहीं करा सके कि प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो। और अगर उन्होंने 20 दिन के टाइम फ्रेम किया है ये इंटर पार्टी इलेक्शन का, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इंटर पार्टी इलेक्शन और ये बल्ले वाला जो सिंबल वाला केस है ये तो काफी अर्से चल रहा था। तो इसका फैसला जो है
फेयर प्ले डिमांड के पहले होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पॉइंट मेरा ये है कि इस वक्त मेन लीडरशिप नहीं है या बाकी लीडरशिप चली गई है, जेल में है, तो ये इनका जो इलेक्शन सेल है पार्टी के अंदर, क्या उसने वो आईटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसने वो आईटी एक्सपर्ट जिन्होंने पहले 2 इलेक्शन कराए हैं, एक तो पहला इलेक्शन जो कि बिल्कुल बुक के मुताबिक किया, लेकिन उसमें एंड में कियोस होकर हंगामा रही, लड़ाई मार कुटाई होगी, आपस में ये लड़ पड़े, तो वो फिर उनको दोबारा कराना पड़ा, जो कि बिल्कुल जिस तरह पीएम कराती है कि बस नॉमिनेट कर दिया, जो ये प्रेसिडेंट होगा, ये वाइस प्रेसिडेंट और ये सेक्रेटरी जनरल वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है अब इनको चाहिए कि बेशक इस वक्त लॉयरी ज्यादातर अवेलेबल है, या कुछ आईटी के लोग शायद होंगे, अगर वो जेल में ना हो तो इनको मैनेज करना पड़ेगा, नॉट द डिटेल टाइप इलेक्शन, बट को थोड़ा सा नॉमिनेशन इलेक्शन एक वाया मीडिया निकाल के इनको करना पड़ेगा टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये अब डिपेंड करता है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है या नहीं। ठीक है फैसल साहब, पीटीआई तो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने संगीन नताइज जो है वो भी कहा है कि भुगतने पड़ेंगे आपको अगर आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराते। तो ज़रा वो ये बता दीजिए कि संगीन नताइज किस नौयत के होंगे? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि इलेक्शन कमीशन धमकियां देने पर उतर आया है और ये बात साबित हो गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन पे कि ये गैर जानिबदार नहीं है, ये बात साबित हो रही है ये इन फैसलों से। 20 दिन में इलेक्शन कैसे करवा सकती है तहरीक इंसाफ का हाल देख रहे हैं आप, उसकी तमाम क़यादत जो है वो इस वक्त जेल में है, ना कि आला क़यादत बल्कि सूबाई क़यादत और यहाँ तक के काउंसलर्स वगैरह भी यहाँ पे पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। और सिलसिला सिर्फ यही इसीलिए किया जा रहा है, जो अगवा हो रहे हैं लोग वो आ रहे हैं तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सब देख रहे हैं। इसके अलावा जो अगवा नहीं हो रहे अभी निचली सतह के लिस्टें नहीं तैयार हो चुकी हैं 32 जी हाँ 32 यूसी चेयरमैन, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीके इस्तेकाम पार्टी जो बनी है उससे हिमायत का ऐलान किया है कराची के 32 यूसी चेयरमैन ने, जो कि जीते थे तहरीके इंसाफ से। लेकिन अब सिलसिला ये है कि इनको मौका ही नहीं दिया जा रहा, इनको जो है वो किसी किस्म का ना ये दफ्तर खोल सकते ना ये घर में आ सकते। जो लोग छुपे हुए हैं वही इस वक्त जो है वो प्रेस रिलीज या टिकर्स ये अपने भेज देते हैं, तहरीके इंसाफ को किसी तरह से मौका नहीं दिया जा रहा। और ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने बात की है और ये फैसला जो दिया है रहनुमा वो ही बात कर पा रहे हैं, वरना तो बिल्कुल कोई नहीं। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, वही जो है कुछ लोग बात कर पा रहे हैं और बाकी जो है वो नहीं कर पा रहे, तो उन्हें जो है मौका दें तो पता चलेगा ना। ये रेस में एक ही घोड़े को भगाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि दूसरा है। तो पीटीआई के चेयरमैन की जगह आपने बात की कि अगर आएगा तो कौन आएगा, मुझे लगता ही है कि अगर पीटीआई के चेयरमैन नहीं आए तो उनकी बहन या उनकी अहलिया जो है वो फिर ये कमान संभालेगी। और ये कहा है आज उनके वकील ने इमरान खान ही लड़ेंगे। जेल में चलिए सवाल लेके मुझे आजम साहब के पास जाने दीजिए। आजम साहब, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम क्या होना चाहिए, इस पर तवज्जो देने की बजाय ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रोना इस टाइम रोना शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन, इस पर क्या कहेंगे आप? ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा आला नुक्ता उठाया क्या कि इलेक्शन कमीशन का काम था 90 दिन के अंदर अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात, जब आइन ही पामाल कर दिया तो पीछे इलेक्शन कमीशन खुद 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा पाया। और अब पीटीआई को कह रहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। ये तो एक मजाक ही हो गया है ना। बहरहाल जी अब क्योंकि ये फैसला किया गया है कि एक पार्टी है उसको किस तरह आपने कमजोर करना है या साइड लाइन करना है, और मैं समझता हूँ कि इससे लेकिन आजम साहब रह क्या गया है? अब तो खावर मानिका के बाद भी लोगों ने जो है बिल्कुल इग्नोर कर दिया उस इंटरव्यू को भी, ट्रोलिंग किसी और की हो रही है इस टाइम। एक चीज ज़हन में पीछे क्या रह गया? एक चीज ज़हन में रखें कि जो सियासी हकीकतें हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान में अगर आप उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को ज़रा थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं, पीपल्स पार्टी आज भी अपनी आबोताब के साथ खड़ी है और 2-3 दफ़ा इक़्तिदार में भी रह चुकी है। उसके बाद आप MQM को देख लें,
MQM के जब बानी को पाकिस्तान से निकाला गया और उस पार्टी के ऊपर कई ऑपरेशन हुए हाँ जी। आज भी वो अपनी सियासी हकीकत उनकी जिंदा है। बेशक। आप 2002 और 2018 के नून अंदर लीग को सबसे पहला इत्तेहाद MQM से ही करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून को देख ले जी। मुस्लिम लीग नून को दो दफा मियां नवाज शरीफ कि को मुझे बाहर क्यों रखा गया, निकाला? वो फिर खड़ी है उसके बाद भी पार्टी। देख इसी लें। तरह मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ कि PTI को भी आप उसकी सियासी हकीकतों को आप दफन नहीं कर सकते, ठीक। उसको खत्म नहीं कर सकते। सही। और अगर एक पार्टी को जबरदस्ती इस तरह कमजोर किया जाएगा तो उससे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा और इन बाकी पार्टियों को भी फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में उसके जो नतायज है वो भुगतना पड़ेंगे। लिहाजा इसलिए आज जो खुश हो रहे हैं वो कल को रो भी सकते हैं, इसलिए इससे पहले खुश ना हो। अच्छा, ये पार्टियां माजी में भुगत चुकी हैं। हाँ। और अब फिर इनको समझ नहीं आ रही कि मुस्तकबिल में फिर इनके साथ ये सारा कुछ हो सकता है। लिहाजा इनको बजाय इंतकाम के इनको पाकिस्तानियत को प्रेफर करना चाहिए और पहले पाकिस्तान बाद में सियासत। लेकिन आजम साहब इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है, ये तो फिर लंबी बहस छिड़ जाती है ना। मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो स्मोक कुट करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोरोना वायरस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो कभी आज शोबे चश्म ने अवाम को किस तरह से तंग किए रखा उस पर बात करते रहे हैं। और अब सूरत हाल ये रह चुकी है कि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ किसी को खांसी ना हो, ज़ुकाम ना हो, तरह तरह के मसले हैं। स्मोक की वजह से इस टाइम लोग सांस ठीक से ना लेने पर मजबूर हैं। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। कुदरत की तरफ से आने वाली आफात को तो हम कंट्रोल ज़ाहिर नहीं कर सकते, मगर ख़ुद की पैदा करदा पोल्यूशन और मसाइल को हम कम कैसे कर सकते हैं इस पर तो हम तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन अब जो पंजाब हुकूमत है उसने स्मोक के बाइस पंजाब के मखसूस अजला हैं जहाँ पर जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। ये ऐलान कर दिया गया है CM पंजाब की जानिब से, जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर पहले नंबर पर रहा है। और इससे जुड़ा सवाल हमारा यही है जो मैं आज़म साहब सबसे पहले मैं आप ही से कर लेती हूँ। हुकूमत ने स्मोक के ख़ात्मे के लिए, ख़ात्मा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन स्मोक से बचने के लिए जो इक़दामात किए वो आपको लगता है ठीक है? अच्छा, मुझे याद पड़ता है आज से चंद साल पहले स्मोक का हमने नाम नहीं सुना था। एग्जैक्टली। पोल्यूशन होती थी लेकिन ये स्मोक का वर्ड चंद साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन हमने ना उसकी वजह ढूंढने की कोशिश की कि ये स्मोक पैदा कैसे होती है। कभी हम कहते हैं ये फसलों को आग लगाई जाती है, उसका धुआं पैदा होता है। कभी कहते हैं जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, भट्टा खिश्त जिसको कहते हैं, उनके धुएं से होती है। कभी इंडस्ट्री, कभी गाड़ियां। हम इसकी रूट काज पे हम आ नहीं रहे। बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड की एक्सेसिव एक मिट्टी और ज़रात से मिलकर ऐसी गैस होती है जिससे परेशानी पैदा होती है। लोग वाकई मिसकंसेप्शन में, लोगों को नहीं पता। अगर फजा के अंदर स्मोक इस तरह, फिर वो सिर्फ 1 या 2 या 3 शहरों के ऊपर ना हो, हाँ। फिर वो बाकी जो आपके देहाती इलाके हैं वहां पे भी आपको वो स्मोक नजर आए। लेकिन यहाँ पे है क्या कि हमें लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के ऊपर हमें आसमान नजर नहीं आता, और जब हम शहर से थोड़ा बाहर निकलते हैं हमें बिल्कुल क्लियर आसमान नजर आना शुरू हो जाता है। हमें सबसे पहले उसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। हाँ जी। मैं यहाँ पे चाइना की एक मिसाल कोट करता हूँ। मुझे इत्तेफाक हुआ चाइना जाने का पिछले दिनों, और वहाँ पे बीजिंग शहर किसी दौर में दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी उसको करार दिया गया था। उन्होंने उसकी जो असल वजूहात थी, किस वजह से वहाँ पे स्मोक पैदा हुई, उन्होंने उसको कंट्रोल किया। वहाँ पे अगर धुआं था फैक्ट्रियों का, या गाड़ियों का पोल्यूशन था, या सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ गर्दो गुबार था, उन्होंने सबसे पहले उस पर तवज्जो दी। उसके बाद उसको शहर की फ़ज़ा को उन्होंने साफ़ करने के लिए वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए, और वो शहर में 3 या 4 जगह पर लगाए गए जो एयर को कंज्यूम करता है और उसके बाद उसको अंदर खुद वो इंजेक्ट करता है, बाहर निकालता है वो हवा को, और वो बिल्कुल साफ शफाफ होके आती है, जिससे वहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। अब हम लाहौर के जो कभी हम स्कूल बंद कर देते हैं, कभी दुकानें बंद कर देते हैं। अब देखें कि कारोबार पहले ही बड़े उनके हालात ख़राब हैं। जब दुकानें बंद होती हैं, बाजार बंद होते हैं, ताजर परेशान हो जाते हैं, लोगों के रोज़गार का मसला होता है, स्कूल बंद होते हैं, बच्चों की तालीम का मसला होता है। जब फसलों को हम जलाने की बात करते हैं, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस साल के अंदर मुझे बहुत कम, शायद 2-4% जो रेशो है ना,
वो फसलों की शायद नजर आई हो, उनको आग लगाई गई है जी। हम उसके बाद एक और बहाना तराश रहे थे जी कि इंडिया के अंदर जो है ना फसलों को आग लगाई जाती है तो उधर से ये स्मोग आती है, जबकि महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं कि हवा का रुख मुसलसल पाकिस्तान से इंडिया की तरफ रहा है, उधर से तो स्मोग आ नहीं सकती। अब भट्टे थे वो बंद कर दिए। असल उसकी वजह क्या है? असल वजह है आपकी गाड़ियों का धुआं और दूसरा सड़कों के ऊपर जो पड़ी हुई मट्टी है वो गर्दो गुबार। हमारा जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको अगर आप थोड़ा गौर करें, वो सफाई करने वाले लोग आते हैं या मशीनें आती हैं, वो सारे दिन का जो गर्दो गुबार है उसको फुटपाथ के साथ इकट्ठा कर देते हैं जी। उसके बाद गाड़ियां आती हैं, वो सारा दिन वो गर्दो गुबार उड़ाती हैं, जो लोग सांस के जरिए उसको कंज्यूम भी करते हैं और हवा के अंदर वो गर्दो गुबार रहता है। उसके साथ आपकी जो फैक्ट्रियां हैं उनका धुआं भी शामिल होता है, गाड़ियों का धुआं शामिल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की एमओटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया कि कौन सी गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है और उसके इंजन की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे अगर बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी कहाँ है, कितनी है, क्यों है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर इकदाम सामने आने चाहिए हुकूमत के। ठीक है आजम साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। सना मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, सीएम पंजाब ने मोहसिन नकवी साहब ने आज बात ये की है कि हम मसनूई बारिश करेंगे। अवाम ये बेसिकली जानना चाह रही है कि मसनूई बारिश कैसे होगी, केमिकल है हमारे पास? पहली बात तो ये है कि जिनका आप हवाला दे रही हैं वो हमारे इंटरम सीएम हैं। हम इतने अरसे से उनको देख रहे हैं कि हम भूल ही गए कि वो इंटरम सीएम है, हम उनको सीएम ही कंसीडर करने लगे। तो पहले तो हमें अपने आप को भी, हमारे भी क्या कहना चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये केमिकल है या नहीं है, ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन पहले आप ये तो देख लें कि पूरे सिंध में आपने कितनी बारिशें करवाई, बलूचिस्तान में कितनी बारिशें करवाई, पंजाब में बाद में स्मोक और बारिश पे आइएगा। जहां रेगिस्तान बने हुए हैं, जहां पत्थर ही पत्थर है, जहां सिर्फ जमीन ही जमीन है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, उस पे तो आप 75 सालों में बारिश करवा नहीं सके। चलो एक इंटरम सीएम ने एक अच्छा मशवरा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई हम अगर क्लाइमेट कंट्रोल पे बात भी करते हैं, हम अगर कॉप कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात भी करते हैं, हम किसी भी ऐसी चीज के ऊपर बात करते हैं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो हमें खुशी नहीं होती। एक्चुअली हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल मुआहदे हमने किए हुए हैं उनमें डंडे के जोर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ये काम करना है, अदरवाइज अब उसका ये काम नहीं होगा। वरना हमें क्या दिलचस्पी है कि हम एनवायरमेंट के ऊपर काम करें, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करें, ग्रीन हाउसिंग के ऊपर काम करें। बहुत खूब। मसला ये है कि हम पाकिस्तान को खर्च करना चाहते हैं। अब सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब खर्च होकर ये खत्म हो जाएगा। ये जो स्मोक की बात है ये अभी की नहीं है, पिछले 8-10 साल का मसला है, लेकिन हमने इसको बढ़ने दिया। हमने बिल्कुल सही कहा ये हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कि कभी हमने इंडिया पे डाल दिया, कभी हमने खेतों पे डाल दिया, कभी आसमान पे डाल दिया, लेकिन इवेंचुअली हमने रूट कॉज को नहीं समझा। अब जब ये मसला फैल कर पूरा एक देव बन चुका है तो उसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि इसको हमने खत्म कैसे करना है। मैं इसमें सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं कोई इसकी टेक्निकलिटीज को नहीं जानती हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इसको हमें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना पड़ेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लोग इस पर हमारा मजाक उड़ाते हैं कि अगर आपने 4 साल अपनी जिंदगी के कम करने तो जाके पंजाब में रह लें। इस्लामाबाद, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि सबसे पुरफजा मुकाम है पाकिस्तान में जहां बिल्कुल साफ शफाफ हवा है, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो पोल्यूट हो चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम कहां पर खड़े हैं और 10 साल बाद हम कहां खड़े होंगे और हमारे बच्चे कहां खड़े होंगे। तो आई थिंक हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब एक पढ़े लिखे इंसान है, वो फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात की है। लेकिन जो परमानेंट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने आना है, खुदारा करप्शन, पैसे खाने और तैनातियों में कमीशन लेने के अलावा और रोड, ब्रिज और ऑरेंज लाइन बनाने के अलावा वो काम करते हैं जिसमें अवाम का फायदा हो। अवाम के फायदे का अगर सोचेंगे तो कम से कम आप जब इख्तिदार से जाएंगे तो अवाम आपको अच्छे लफ्जों में याद रखेंगे। आपका पॉइंट क्लियर है सना। कोई शौक नहीं है और उनको उन फ्लाईओवर्स में बैठने गुजरने का कोई शौक नहीं है जिसमें सांस लेके उनकी जिंदगी के 4 कीमती साल जो है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक। फारूक साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अभी तक स्मोक से कैसे बचना है। ये तो हमें बार बार ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से भी, इंटरिम गवर्नमेंट की जानिब से भी, कि जी सिर्फ आप मास्क का इस्तेमाल करें। ये मास्क का इस्तेमाल ही काफ़ी रह गया है, इसी से हम बच सकते हैं। लेकिन हम अपने शहर को, अपने पंजाब को, जो पहले नंबर पर आ रहा है इस टाइम आलूदा तरीन शहरों में से, उससे कैसे बचना है, इसकी स्ट्रैटेजी हमारे पास नहीं है। नहीं, देखें, मास्क पहनना जो है वो तो एक प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है, वो उसकी कोई हार्म नहीं है। अगर किसी को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं तो मास्क। लेकिन फारूक साहब, बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्कूल्स में बैठकर मास्क लगाना और इस तरह पढ़ना। आपको पता है बच्चे नहीं लगा पाते। नहीं, हम खासकर मिडिल एज, ओल्ड एज लोगों की भी बात कर रहे हैं जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, अस्थमा और इस किस्म के लंग्स के, तो वो तो ठीक है, देखें वो मास्क पहने, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, जो पहन सकता पहने। इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 1 आपने यहाँ पे बात की कि जी
इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब हम आर्टिफिशियल रेन जनरेट करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 2002 में पाकिस्तान में एक बड़ा फेमन आया था और बारिश नहीं हुई थी, वो कहर टाइप सूरत हाल हो गई थी। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने अपने एविएशन के एक दो बड़े जहाज थे और वीआईपी जहाज, उनको उन्होंने मॉडिफाई किया था और बाकायदा क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे टू जनरेट आर्टिफिशियल रेन। और अभी चंद हफ्ते पहले, इफ यू रिमेंबर, कि यूएई में खबर आई थी कि यूएई में भी एक मसला हुआ है, उन्होंने भी आर्टिफिशियल रेन जो है वो जनरेट कराई है। सो आर्टिफिशियल रेन हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि जब हम एमिशन कंट्रोल नहीं करेंगे, हम फैक्ट्रीज को नहीं चेक करेंगे, हम वो जो फसलों वाली जलाई जाते हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, तो फिर ये ना हो कि फिर फौज को फिर आना पड़े। अच्छा जी, फिर हम जो है हम ये आर्टिफिशियल रेन वाले प्रोजेक्ट है वो करते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, चाइनीज टेक्नोलॉजी, ये अपना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, वो पीछे चाइना भी गए थे। देखें चाइना में बीजिंग में वो यूज कर रहे हैं एंटी स्मॉग एयर क्वालिटी को करने के लिए वाटर स्प्लिटिंग टावर्स, ह्यूज टावर। अब मैंने देखे नहीं है। ठीक है फारूक साहब, टाइम एक्चुअली मेरे पास शॉर्ट है, पॉइंट आपका क्लियर है, मेरे सामने है, मुझे फैसल साहब से सवाल करने दीजिए। इंस्टॉल करें। ठीक, फैसल साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो इस टाइम गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि स्मोक को कंट्रोल कैसे किया जाए, स्मोक से बचा कैसे जाए, क्या वो दुरुस्त है? जी, मैं ये समझता हूँ कि फ़िलवक्त तो यही होना चाहिए, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं और लोग जो है वो अजियत का शिकार हैं। तो इस सिलसिले में जो अभी फौरी तौर पर इक़दाम हैं कि मास्क लगाएं और जिन इलाकों में ज़्यादा स्मोक है वहाँ पे दुकानें और कारोबार बंद कर दिया जाए, उसे रात के औकात में खोल लिया जाए, इस तरह से कर लिया जाए। लेकिन फैसल साहब, कोरोना के दिनों में तो ठीक है, घर में बैठना समझ में आता था कि एक दूसरे से आपका राब्ता खत्म हो जाए, लेकिन इस स्मोक में घर पे रहकर भी आप अफेक्ट हो सकते हैं, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, बीमारियां खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल घर में, लेकिन एहतियात ज़्यादा हो सकती है। हमें जो है वो इसको मतलब इसकी जड़ को देखना चाहिए और कि ये स्मोक हो क्यों रहा है और इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि लाहौर के बाद कराची भी कभी नंबर 1 पे रहता है, दूसरे पे रहता है। कराची में भी यही सूरत हाल रहती है और कराची में जो है आज एक कैपिटल सिटी पुलिसिंग है, उनके चीफ हैं जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने 1 मिलियन दरख्त लगाने, छोटे दरख्त जो होते हैं और वो लगाने का जो है वो ऐलान किया है और उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो आके उनसे जो है फ्री में दरख्त ले जाएं। सिर्फ सोनामी ट्री का ऐलान किसी और ने भी किया था। फैसल साहब ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है, मुझे बस क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। फैसल शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, फारूक हमीद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आजम चौधरी साहब, सना मिर्जा साहब, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।